मूवी की शुरुआत होती है और जहाँ पर हम एक शहर का भयावह रूप देखते हैं। हमें भविष्य की दुनिया दिखाई जा रही है जहाँ पर इंसानों ने मिलकर प्रकृति का इतना दुरुपयोग किया कि आज दुनिया ने पूरी की पूरी तरह से अपना स्वरूप ही पलट दिया और अब ना तो ये धरती रहने लायक बची है और ना ही आगे आने वाले समय में यहाँ जीवन पनपने की कोई संभावना नजर आती है। यहाँ तक कि चारों ओर से पेड़ पौधों का नामो निशान मिट चुका है। ग्लोबल वार्मिंग ने धरती को जकड़ रखा है और वहाँ की ग्लेशियर पिघलने की वजह से सालों से पड़ी इनएक्टिव गैसेस अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी हैं और इसके कारण ही शहर में तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। इस अकाल से बचने के लिए कई देश मिलकर एक साथ आए हैं और उन सभी देशों ने मिलकर एक साथ कई बड़ी बड़ी स्पेसशिप को लॉन्च किया है ताकि वो धरती को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन यापन करने के लिए जा सके। लेकिन धरती को छोड़कर जाना किसी नॉर्मल इंसान के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही धरती से पलायन कर रहे हैं और इस धरती पर बाकी बचे लोग गंभीर बीमारियों से एक एक कर मारे जा रहे हैं। और अब इस पूरी दुनिया में हम एक सर्वाइवर को देख पाते हैं जिसका नाम ईवा है। ईवा इस दुनिया की एक अकेली इंसान बची है जो कि अब भी जीने के लिए जंग लड़ रही है। ईवा ने मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर एक पहाड़ी पर रैन बसेरा लिया है। दरअसल मैदानी क्षेत्र अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचे। ईवा के फादर जो कि बाय प्रोफेशन एक मिलिट्री इंजीनियर थे, वो अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मरने से पहले ईवा के लिए एक एआई रोबोट तैयार किया था, वो भी उसकी सुरक्षा के लिए। और इस वक्त जहाँ पर ईवा रह रही है ये बेस भी उसके फादर ने उसके लिए बनाया था। ये स्मार्ट रोबोट ईवा की हर एक बात का ख्याल रखता है, उसके खाने की सुरक्षा करता है और कहीं कोई बाहरी जीव उस पर हमला न कर दे इस बात का भी वो खास ख्याल रखता है। और ये स्मार्ट रोबोट 24/7 बाहर खड़े रहकर उस बेस की पहरेदारी करता है। ईवा जिसे अब भी ऐसा लगता है कि उसी की तरह कई और सर्वाइवर इस दुनिया में अभी भी जिंदा होंगे। कहीं न कहीं ईवा के मन में ये इच्छा है कि वो उन सर्वाइवर्स को ढूंढे, उन सर्वाइवर्स के साथ मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण कर सके। लेकिन ये सोचना जितना आसान तो बिल्कुल नहीं था। उसके लिए अपने जैसे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि वो उस रोबोट को हर वक्त अपने सामने देखकर बहुत थक चुकी थी। उसके अंदर ना तो कोई इमोशंस ना कोई फीलिंग्स, कुछ भी नहीं था। आज ईवा को जरूरत का सामान लेने के लिए मैदानी क्षेत्र में उतरना है। वो झटपट अपना रेडिएशन सूट पहनती है और जैसे ही जाने के लिए बाहर निकलती है वो रोबोट उसे तरह तरह के इंस्ट्रक्शन देने लगता है। वो उसे वहाँ का कुछ भी ना खाने के लिए वार्न करता है और ईवा को जल्द से जल्द वापस लौटने का ऑर्डर देता है। ईवा अपना सूट बूट पहनकर जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती है हम वहाँ का भयावह मंजर देख पाते हैं। चारों ओर धूल की कड़कड़ फैली हुई है। ईवा एक सुपरमार्केट में पहुँचती है जहाँ वो अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करती है और वो लेवेंडर के बीज को भी लेती है, जहाँ उसे पता है कि इस वक्त इस दुनिया में कोई भी पेड़ पौधे नहीं बचे। लेकिन बावजूद इसके भी उसके मन में एक उम्मीद है कि वो एक बार फिर से इस दुनिया को पहले जैसा बना सकती है और इस उम्मीद के साथ वो उन बीज को भी अपने साथ रख लेती है। वापस आते वक्त वो जगह जगह पर अपने कोऑर्डिनेट्स को लिखती है ताकि इस दुनिया में उसी की तरह अगर कोई भी जिंदा इंसान बचा हो तो वो उसकी कोऑर्डिनेट्स की मदद से उसके बेस तक पहुंच सके। अब जैसे ही ईवा अपने बेस पर पहुंचती है वो रोबोट सबसे पहले उससे पासवर्ड पूछता है। ईवा पासवर्ड बताती और फिर सामान को अंदर रखने जाती। वो जितनी बार सामान उठाने के लिए बाहर आती और अंदर जाती उतनी ही बार उसे पासवर्ड बताना पड़ता, क्योंकि बिना पासवर्ड बताए वो अंदर नहीं जा सकती। इस बात से ईवा काफी इरिटेट हो जाती है, लेकिन इसके सिवा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और एक बार गुस्से में आकर ईवा ने रोबोट को गलत पासवर्ड बता दिया और उसके ऐसा करते ही रोबोट ने उस पर अपनी गन तान दी। ये देखकर ईवा घबरा गई और उसने जल्दी से पासवर्ड को करेक्ट किया और फिर जाकर उसने चैन की सांस ली। अंदर आते ही वो सबसे पहले शावर लेती है ताकि उसे कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए। ईवा ने अपने बेस के अंदर ही एक ग्रीन हाउस नर्सरी बना रखी है। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसी नर्सरी में बिताती है। हर रोज सोने से पहले वो रेडियो से संपर्क साधने की कोशिश करती है ताकि अगर कोई उसे सुन रहा हो तो उसे यहाँ से ले जा सके और डेली बेसिस पर अपने अप्लायंसेस को ठीक करती है। ईवा की इस डेडिकेशन को देखकर हम साफ पता लगा सकते हैं कि वो जीना चाहती है। वो एक बार फिर से इस दुनिया को पहले जैसा बनाना चाहती है और उसके लिए सबसे पहले उसे जिंदा रहना होगा। दूसरे दिन हम देखते हैं कि ईवा अपने रूफटॉप पर कुछ पैनल्स लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रोबोट ईवा की कोई हेल्प नहीं करता। वो चुपचाप ईवा के पास बैठा हुआ है। दरअसल ये रोबोट कुछ काम वाम नहीं करता, बस उसे ईवा की सुरक्षा के लिए इजाद किया गया है और वो बस वही काम करता है। इतने में ही ईवा उससे कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? इस पर वो रोबोट इतराते हुए कहता है, मैं एक रोबोट हूँ और मैं दुनिया के हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। और अब वो ईवा के 2 रिडल्स का जवाब तो बड़ी ही आसानी से देता है, लेकिन तीसरे रिडल का जवाब रोबोट के पास नहीं है।
ईवा के मुताबिक इस रिडल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ही दे सकता है। वो रोबोट उससे जवाब जानना चाहता है। इस पर ईवा उसे परेशान करते हुए कहती है, तुमने तो कहा था मेरे पास हर सवाल का जवाब है, और देखो पहली बार मैंने तुम्हें मात दे दी। अब बातों ही बातों में ईवा रोबोट से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और अब इस सवाल का जवाब देने के बजाय वो रोबोट उसे शादी की डेफिनेशन बताने लगता है। ईवा इरिटेट हो जाती है। वो उससे कहती है, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए। इस पर रोबोट कहता है, अगर मैंने तुमसे शादी कर भी ली तो मैं सिर्फ और सिर्फ 40 सालों के लिए एक्टिवेट रहूंगा, उसके बाद की तो मेरी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। उसकी ये बात सुनकर ईवा कहती है, अरे कोई बात नहीं, उसके बाद मैं कोई दूसरा रोबोट ढूंढ लूंगी। इस पर रोबोट कहता है, हाँ, इंसानों के लिए ये सब करना बहुत आसान है, शायद उनकी निजी जिंदगी के रिश्ते कुछ ऐसे ही होते हैं। हाँ, जैसे मेरे पिता ने मेरे साथ किया, ईवा कहती है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो युद्ध में जा रहे हैं और वो जल्द से जल्द वहाँ उसके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन वो मेरे पास वापस कभी नहीं आए, और देखो तो तुम्हें मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। ईवा रोबोट से कहती है, तुम्हें पता है तुम्हें नए रिसोर्सेज को इजाद करने के लिए भी डिजाइन किया गया था, लेकिन रोबोट उसकी इस बात से साफ इनकार कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और मुझे पता है मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। ईवा चाहती है वो नए इंसानों को ढूंढने और दुनिया को पहले जैसा बनाने में उसकी मदद करे, लेकिन वो रोबोट जो कि इस बात से साफ इनकार कर रहा है। रोबोट कहता है, मेरे लिए हर वो इंसान घुसपैठी है जो इस बेस के अंदर जाने का पासवर्ड नहीं जानता। ईवा रोबोट से कहती है कि इससे पहले तुमने कई इंसानों को मारा है, लेकिन रोबोट तो इस बात से साफ इनकार कर देता है। ईवा उसे बताती है कि पहले तुम मेरे फादर के साथ एक मिलिट्री कैंप में थे और वहाँ की सुरक्षा के लिए तुमने बहुत सारे इंसानों को मारा है, लेकिन बाद में मेरे फादर ने तुम्हारी प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया, और इसी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तक तुमने किसी को भी नहीं मारा, जबकि सच तो कुछ और ही है। ईवा आज बहुत दिनों के बाद सूरज को ढलते हुए देख रही है। वो इस खूबसूरत से मंजर को अपने आंखों में कैद कर लेना चाहती है। इतने में ही पास ही बैठा रोबोट उससे पूछता है, क्या तुम मुझे उस आखिरी रिडल का जवाब दे सकती हो? लेकिन ईवा आंसर बताने से साफ इनकार कर देती है। अपने डेली रूटीन की तरह दूसरे दिन ईवा सोलर पैनल को लगाना शुरू करती है। वो रोबोट से बातें करते हुए कहती है, तुम्हें पता है क्रिसमस आ रहा है और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, और हाँ, मुझे तो कहीं से क्रिसमस ट्री भी लाना होगा। अच्छा, तुम्हें मुझसे इस क्रिसमस पर कोई गिफ्ट चाहिए क्या? इस पर वो कहता है, रोबोट्स कोई गिफ्ट्स नहीं लेते। रोबोट के जवाब से ईवा गुस्सा हो जाती है। मैं बार बार क्यों भूल जाती हूँ कि तुम सिर्फ एक मशीन हो जिसके अंदर कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं है। कम से कम तुम मेरी खुशी के लिए इंसान होने का नाटक तो कर सकते हो। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ईवा अपनी खुशी के लिए क्रिसमस मनाना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसे क्रिसमस ट्री चाहिए जिसे वो उसे अच्छे से डेकोरेट कर सके, जैसे वो हमेशा बचपन में किया करती थी। वो अपने अच्छे पलों के दिनों को ताज़ा करना चाहती है, उन्हें यादगार बनाना चाहती है, और इस इरादे से वो एक बार फिर से तैयार होती है और अपना सूट पहन लेती है नीचे मैदानी क्षेत्र में जाने के लिए। और ईवा के वहाँ निकलने से पहले वो रोबोट एक बार फिर से उसे सारे के सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दोहराता है ताकि ईवा से कोई भी छोटी गलती ना होने पाए। ईवा नीचे जाने के लिए अपनी गाड़ी में सामान इकट्ठा कर रही है, जिसके लिए उसे बार बार अंदर बाहर जाना पड़ता है, और उसे अंदर जाने के लिए बार बार रोबोट को पासवर्ड भी बताना पड़ रहा है। लेकिन इस बार ईवा जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़ी और उसने रोबोट को पासवर्ड बताया, रोबोट ने तुरंत ही उस पर गन तान दी। ईवा हैरान है। वो फिर से पासवर्ड को दोहराती है। रोबोट कहता है, नहीं, ये पुराना पासवर्ड है, उसे नया पासवर्ड चाहिए। दरअसल इस रोबोट का हर 3 महीने में पासवर्ड चेंज हो जाता है और एक नया पासवर्ड एक्टिवेट होता है, और ये सारे के सारे पासवर्ड एक कोड बुक में लिख रखा है, लेकिन वो कोड बुक तो अंदर है। ईवा के दिमाग से ये बात स्किप हो चुकी थी और इस वक्त तो उसे नया पासवर्ड भी याद नहीं है। हालांकि ये रोबोट ईवा को अच्छे से पहचानता है, लेकिन अपनी प्रोग्रामिंग के चलते वो उसे बिना पासवर्ड बताए अंदर नहीं जाने दे सकता। इस पर ईवा जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, तुम इतने महीने से मेरे साथ हो, मुझे जानते हो, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पासवर्ड जानने के लिए अंदर जाना होगा। ईवा को अब तक जितने भी पासवर्ड याद थे वो एक एक कर बोलना शुरू करती है, लेकिन सारे के सारे पासवर्ड पुराने और गलत हो चुके हैं। आखिर वो नया पासवर्ड क्या है वो नहीं जानती। वो अंदर जाने के लिए रोबोट से बार बार मिन्नतें और कोशिशें करती है, लेकिन किसी भी हाल में वो रोबोट उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देता। ईवा गुस्से में रोबोट से कहती है, तुम्हारा काम तो मुझे प्रोटेक्ट करना है और तुम मुझे ही परेशानी में डाल रहे हो। देखते ही देखते काफी घंटे बीत चुके हैं। भूख और प्यास के मारे ईवा का बुरा हाल हो चुका है।
लेकिन ये रोबोट है कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। वो चिल्लाते हुए रोबोट से कहती है, क्या तुमने इससे पहले किसी और इंसान को यहाँ पर देखा है? दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान खत्म हो चुका है। अकेली मैं बची हूँ तो कौन हो सकती हूँ? मैं ईवा हूँ ना। लेकिन शायद रोबोट को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे किसी भी इंसान के अंदर जाने के लिए पासवर्ड चाहिए। वो हर इंसान जो अंदर जाने का पासवर्ड नहीं जानता वो उसके लिए अजनबी बन चुका है। ईवा शांत होकर कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाती है। दरअसल वो रोबोट को चकमा देकर अंदर जाना चाहती है, लेकिन रोबोट ने चारों तरफ से अपने हथियार को लोड कर रखा है, जिसे देखकर ईवा समझ चुकी है कि इस तरह से उसका अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इतने में ही ईवा के दिमाग में एक प्लान आता है। वो रोबोट के पास जाती है और उससे बड़े ही प्यार से कहती है, मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए। दरअसल ईवा का प्लान था कि वो जैसे ही कुल्हाड़ी लेने के लिए अंदर जाएगा, मौका पाते ही वो अंदर घुस जाएगी और झट से कोड बुक से नया पासवर्ड देख लेगी। इतने में रोबोट उससे कहता है, इस दुनिया में तो अब कोई पेड़ पौधे नहीं बचे, तो आखिरकार तुम्हें कुल्हाड़ी का क्या काम हो सकता है? ईवा रोबोट के इस जवाब को सुनकर हैरान है। तुम्हें सब कुछ याद है, बशर्ते इस बात के कि तुम्हें यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। ईवा बार बार रोबोट को समझाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो बस एक बार उसे अंदर जाने दे। अंदर जाते ही वो उसे नया पासवर्ड बता देगी। लेकिन ये रोबोट तो महज एक मशीन है जिसे इंसान की परेशानी का कोई अंदाजा नहीं। वो इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिर एक इंसान कितनी मुसीबत में है। रोबोट उससे कहता है, मुझे पता है मुझे ईवा की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है और जो कोई भी इंसान अंदर आने का पासवर्ड नहीं जानता वो मेरे लिए घुसपैठिया है और उसे मारने का मैं पूरा हक रखता हूँ। और अब देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया और रात हो चुकी है। पासवर्ड ना पता होने के कारण ईवा को आज पूरी की पूरी रात बाहर ही गुजारनी पड़ती है। रात में कई बार वो पत्थर फेंककर रोबोट को भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी की सारी कोशिशें नाकाम जा रही थी। सुबह होते ही ईवा के दिमाग में एक प्लान आता है। वो जल्दी से अपने कपड़ों को उल्टा पहन लेती है और अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लेती है और फिर रोबोट के पास जाकर कहती है, मैं एक रिफ्यूजी हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, बहुत दूर से चलकर आई हूँ, मुझे आपके यहाँ पर कुछ दिनों के लिए शेल्टर चाहिए। ये कहते हुए वो रोबोट को आर्टिकल 14 याद दिलाती है कि अगर कोई भी इंसान अपने देश में परेशानी का सामना कर रहा है तो वो एक रिफ्यूजी के तौर पर दूसरे देश में पनाह ले सकता है। रोबोट को भी ये नियम अच्छे से पता है। रोबोट कहता है, मैं इस रूल के बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें शेल्टर देने से पहले मुझे ईवा की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो कहती है, ईवा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। रोबोट कहता है, वो जनरेटर के पीछे बैठी है। उसकी ये बात सुनकर ईवा खुशी से झूम उठी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका प्लान काम कर गया हो। जैसे वो पीछे मुड़कर जाने लगती है, वो रोबोट उसे स्कैन करना शुरू करता है। ईवा भागते हुए जनरेटर के पीछे जाती है और अपने कपड़ों को फिर से सीधा पहन लेती है और एक बार फिर से ईवा बनकर उसके सामने आ जाती है। ईवा को ऐसा लग रहा था कि शायद उसने बहुत समझदारी का काम किया, लेकिन हो ना हो ये उसकी बड़ी गलती थी, क्योंकि एक बार ईवा रिफ्यूजी बनकर उसके सामने आई और कल रात जब वो उस पर पत्थर फेंक रही थी तो रोबोट को इस बात का एहसास हो चुका था कि यहाँ पर ईवा के अलावा एक घुसपैठिया भी मौजूद है। यानी कि उस रोबोट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे के पूरे 3 इंसान मौजूद हैं। एक तो ईवा, दूसरा वो रिफ्यूजी और तीसरा वो घुसपैठिया। यानी कि अब ये रोबोट ईवा की सुरक्षा में पहले से कई गुना सतर्क हो चुका है। जैसे ही वो अपने सामने ईवा को देखता है, वो उससे कहता है, यहाँ पर तुम्हारे अलावा 2 और लोग भी हैं, एक रिफ्यूजी और एक घुसपैठिया। उसकी ये बात सुनकर वो गुस्से में कहती है, अगर वो रिफ्यूजी तुम्हारे पास दोबारा वापस आए तो कम से कम इंसानियत के तौर पर तुम उसे एक गिलास पानी का ऑफर करना। इतना कहते ही वो वहाँ से वापस चली जाती है और एक बार फिर से रिफ्यूजी वाले भेष में उसके सामने आती है। वो रोबोट से कहती है, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, लेकिन उसे पानी देने के बजाय वो रोबोट उसे तरह तरह के सवाल करना शुरू कर देता है। आखिर तुम किस तरह के रिफ्यूजी हो, मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। वो उस पर शाउट करते हुए कहती है, तुम पागल हो क्या, मैं कैसे भी करके अपने देश से जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ और ऐसे में भला अपने डॉक्यूमेंट्स कौन साथ लेकर चलता है। इस पर रोबोट उससे कहता है, तो आखिर तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। और अभी ईवा ना चाहते हुए भी उसे एक झूठी कहानी बताती है कि उसकी कंट्री में एक भयानक वॉर चल रहा है जिसमें उसका पूरा का पूरा परिवार तबाह हो चुका है। वो बड़ी मुश्किलों से कैसे भी करके अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँची है और एक बार फिर से वो उससे पानी की मांग करती है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें तभी पानी पिला सकता हूँ जब मैं ईवा को पिलाऊंगा, क्योंकि बहुत देर से ईवा ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। लेकिन ईवा तभी कुछ खा पी सकती है जब उसे अंदर जाने का पासवर्ड पता होगा। ईवा थक कर चूर हो चुकी है, उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अब ईवा गाड़ी में रखे लेवेंडर के बीज को निकालती है और उसे वहीं जमीन में बो देती है। ईवा डिसाइड करती है कि वो पानी के लिए एक पावर प्लांट में जाएगी। वहाँ जैसे तैसे करके वो पहुँचती है और चारों तरफ पानी ढूंढने लगती है। वहाँ चारों तरफ ढूंढने पर उसे कुछ नहीं मिलता।
तभी अचानक उसकी नजर एक कमरे की तरफ पड़ती है जहाँ पर उसे वाटर बॉटल्स रखी दिखाई देती हैं। वो दरवाजे को तोड़कर अंदर पहुँचती है तो क्या देखती है कि सारी की सारी बॉटल्स खाली हो चुकी हैं। यहाँ तक कि बॉटल्स में एक बूंद भी पानी नहीं है। इधर ईवा का ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण अचानक उसे सफोकेशन शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो अपना मास्क और सूट उतार कर फेंक देती है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि यहाँ पर रेडिएशंस हैं। और फिर क्या था, वो रेडिएशन के चपेट में आ जाती है। वो जैसे तैसे कर प्लांट से बाहर निकलती है और वापस अपनी बेस पर पहुंच जाती है। उसकी बची कुछ एनर्जी भी अब पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ईवा के दिमाग में एक प्लान चल रहा है। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी गाड़ी से रोबोट को जोरदार टक्कर मारेगी और रोबोट को वहीं डिस्ट्रॉय कर देगी। और अब वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी करती है। ऐसा करते ही भयंकर ब्लास्ट होता है, जिसके चलते ईवा को भी बहुत सारी चोट लग जाती है। इतना भयानक ब्लास्ट देखकर वो समझ जाती है कि ये रोबोट अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिससे मन ही मन वो थोड़ा सुकून महसूस करती है कि अब वो वापस अपने बेस के अंदर जा सकती है। लेकिन अब उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और देखते ही देखते ईवा वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन जब उसकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसने जैसे ही बेस के अंदर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, सामने वही रोबोट बैठा हुआ था, जिसे देखकर ईवा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो ऐसा लगा था कि उसने रोबोट को खत्म कर दिया। वो समझ चुकी थी कि इस रोबोट को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही ईवा रोबोट के सामने पहुंचती है, वो रोबोट उसे रिपोर्ट करना शुरू करता है। वो ईवा से कहता है, आपको पता है कल रात किसी घुसपैठिए ने उस पर गाड़ी से हमला किया और हमला बहुत जोरदार था, जिसके कारण एक भयानक ब्लास्ट हुआ। ईवा कुछ कहने की हालत में नहीं है, बस वो उससे पानी मांगती है। रोबोट उससे कहता है कि अगर वो इस दुनिया के आखिरी इंसान होती तो शायद वो उसे पानी दे सकता था, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा 2 और इंसान मौजूद हैं। एक तो वो घुसपैठिया और दूसरी रिफ्यूजी। इस पर ईवा कहती है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो दोनों मैं ही हूँ। अंदर जाने के लिए वो सारे के सारे कैरेक्टर मैंने प्ले किए हैं, और हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस आखिरी रिडल का जवाब भी बता सकती हूँ। इस पर रोबोट उससे कहता है कि मुझे अपनी बातों से कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। रोबोट ईवा से कहता है, बस तुम मुझे एक बार पासवर्ड बता दो और फिर मैं तुम्हें अंदर जाने की परमिशन दे दूंगा। ये बात सुनते ही ईवा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने खुद से इस धरती का पुनर्जन्म करने का वादा किया था, लेकिन शायद इस वक्त वो अपने आखिरी दिनों में चल रही है। यहाँ तक कि रेडिएशन की वजह से उसकी बॉडी लगातार सड़ती जा रही है। यहाँ तक कि अब ईवा को हेलुसिनेशंस भी शुरू हो गए हैं, जिसमें वो बार बार ये देखती है कि उसके पापा उसे पानी पिलाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब वो होश में आई तो वो अपने सामने रोबोट को देखती है। रोबोट उससे कहता है, तुम बहुत बुरी हालत में हो, जल्दी से पासवर्ड बताओ और अंदर जाओ। इस पर ईवा कहती है, काश तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय मुझे मार देते, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। और इतना कहते कहते वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह आँख खुलते ही वो सोलर पैनल के पास पहुंचती है और वहाँ पर जमे हुए पानी को पीने की कोशिश करती है। रोबोट उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है, तुम जल्दी ही मारी जाओगी, इसलिए पासवर्ड बताओ और अंदर जाओ, क्योंकि अगर तुम मर गई तो तुम्हारा पासवर्ड फिर से रीसेट हो जाएगा। लेकिन आखिर इसका फायदा क्या होगा? वो रोबोट जो कि महज एक मशीन है जिसमें कोई दया का भाव नहीं, उसका मालिक उसके सामने मर रहा है और उसे तो ईवा को प्रोटेक्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। लेकिन एक पासवर्ड ना पता होने के कारण सब कुछ बेकार है। वो ईवा से कहता है, क्या तुम मुझे इस रिडल का आंसर बता सकती हो? इस पर ईवा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तो एक टीन के डिब्बे को हरा दिया और इसकी मुझे बहुत खुशी है। धीरे धीरे ईवा को लगने लगता है कि जैसे वो एक खूबसूरत सी दुनिया में पहुंच चुकी है, जहां सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है। और अब वो रेंगते रेंगते अपने बेस के बाहर उस रोबोट के पास पहुंचती है और उससे कहती है, मेरे मरने के बाद लेवेंडर के बीज को पानी दे देना। और इतना कहते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। ईवा का आखिरी शब्द लेवेंडर था और लेवेंडर शब्द सुनते ही रोबोट का पासवर्ड वेरीफाई हो जाता है, यानी कि उसका नया पासवर्ड लेवेंडर था। पासवर्ड तो वेरीफाई हो चुका था, लेकिन ईवा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जिसकी सुरक्षा के लिए रोबोट को डिजाइन किया गया था, उसे ही उस मशीन ने बद से बदतर मौत दी। और इस मूवी में हमें एआई का वही भयानक पहलू दिखाया जाता है कि आखिर एआई का ज्यादा यूज इंसान के लिए कितना भयानक साबित हो सकता है, यहाँ तक कि वो उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि एआई हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मददगार तो हो सकता है, लेकिन भरोसा करने लायक कभी भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग मूवीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।